हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग। मैं एक बार दोबारा से आपका आज स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी पे। आई होप कि हमारी पिछली वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो उन्हें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिएगा उससे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 1210 में 1206 में डेथ हो जाती है मोहम्मद गोरी की, और इसी टाइम पीरियड में डेथ हो जाती है आपकी पृथ्वीराज चौहान की। 1206 में दिल्ली की सीट या दिल्ली की गद्दी एकदम से वैकेंट हो जाती है। अगर हम बात करें 1206 के बाद, तो आप एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, 1206 से और मैंने लिख दिया 1526, 1206 से 1526। याद रखिएगा 1206 से 1526 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो 320 साल का है। इस 320 साल के टाइम पीरियड को इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी दिल्ली सल्तनत। 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत के समय भारत के ऊपर मुस्लिम्स या मुसलमानों द्वारा राज किया गया। आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 320 साल को डिवाइड करूं तो यहाँ पर मैं एक निमोनिक से एक शॉर्टकट लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक फ़ोन नंबर लिखा, मैंने लिखा 94 84 75 37 30। देखिएगा नंबर कुछ घटते हुए सीक्वेंस में है, 94 84 75 37 30। अगर आप इन डिजिट को और अलग अलग ऐड करते हो, 94 84 75 37 30, तो ये ऐड करने के बाद आता है टोटल 320, 320। और सेम टू सेम मैंने 320 यहाँ पे लिखा है। अब देखिएगा मैंने ये आपको नंबर क्यों लिखा। अगर मैं बात करूँ तो इसके नीचे मैं अपनी मिमोनिक से एक शॉर्ट ट्रिक रखूँगा जो कंप्लीट कर देगी दिल्ली सल्तनत में 320 साल के टाइम पीरियड को। देखिएगा इससे नीचे मैं अपनी शॉर्टकट लिखता हूँ। मैंने लिखा तू श्रीलंका, तू श्रीलंका से मैंने ऊपर लिखा है क्योंकि वो मेरी शॉर्टकट का हिस्सा नहीं है। तू श्रीलंका से लौटा साउथ अफ्रीका, तू श्रीलंका से लौटा साउथ अफ्रीका को गया। गया मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि वो मेरी शॉर्ट ट्रिक का हिस्सा नहीं है। देखिएगा तू श्रीलंका से लौटा साउथ अफ्रीका को गया। टीयू, टीयू का मतलब है तुगलक, तुगलक, ठीक है। श्रीलंका एस एल को मैं लिखता हूँ स्लेव, स्लेव को हिंदी में कह देते हैं गुलाम। से हमारी शॉर्ट ट्रिक का हिस्सा नहीं है, छोड़ देते हैं। एल का मतलब है यहाँ पे लोधी। साउथ अफ्रीका एस ए का मतलब है यहाँ पे सैयद, सैयद। और लास्ट में हमारा के का मतलब है खिलजी। गया मेरी मिमोनिक्स का हिस्सा नहीं है इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं। देखिएगा तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया 94 साल तक, गुलाम डायनेस्टी ने रूल किया 84 साल तक, लोधी डायनेस्टी ने रूल किया 75 साल तक, सैयद डायनेस्टी ने रूल किया 37 साल तक, और खिलजी वंश ने रूल किया 30 साल तक। बेसिकली ये 320 साल का टाइम पीरियड जब भारत पर अलग अलग मुस्लिम राजाओं ने राज किया, तो वो सब के सब राजा अलग अलग डायनेस्टी या वंश से आए थे। और इस 320 साल के टाइम पीरियड में दिल्ली में 5 वंशों ने राज किया। देखिएगा अगर मैं बात करूं तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि तुगलक सबसे पहले आए या गुलाम दूसरे नंबर पे आए, सैयद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1206 में सबसे पहले जो रूल करती है वो आपकी स्लेव या गुलाम डायनेस्टी है। गुलाम डायनेस्टी के बाद रूल करने के लिए खिलजी डायनेस्टी आती है। खिलजी डायनेस्टी के बाद रूल करने के लिए तुगलक डायनेस्टी आती है। तुगलक डायनेस्टी के बाद रूल करने के लिए लोधी डायनेस्टी, सॉरी, सैयद डायनेस्टी आती है। और सैयद डायनेस्टी के बाद रूल करने के लिए लोधी डायनेस्टी आती है। आप याद रखिएगा मैंने लिखा 1206 से 1526, तो 1526 में सबसे लास्ट में लोधी डायनेस्टी का रूल था जब इब्राहिम लोधी को हरा करके और बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो बेसिकली दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम, खिलजी,
तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। चलिएगा, तो सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी या हिंदी में गुलाम वंश को। याद रखिएगा, गुलाम वंश जो रहा है इसने 84 ईयर्स तक रूल किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1206 से लेकर के 1290 तक दिल्ली सल्तनत में जिस वंश ने राज किया उस वंश का नाम क्या था? गुलाम वंश। कंफ्यूज मत होइएगा, गुलाम वंश का कई जगह पे या कई बुकों में नाम ममुल्क वंश भी लिखा मिलेगा। तो गुलाम वंश को ही ममुल्क वंश के नाम से भी जाना जाता है। 84 साल तक रूल किया, 1206 से लेकर के 1290 तक। देखिएगा, अगर मैं बात करूं ममुल्क वंश की, तो ममुल्क वंश के जो सबसे पहले राजा या जो इस वंश के संस्थापक रहे हैं उनका नाम रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो 1206 से लेकर के 1210 तक इस वंश के राजा रहे। और याद रखिएगा, इसके वंश के संस्थापक भी या पहले राजा भी रहे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी डायनेस्टी या अपने वंश का नाम गुलाम क्यों रखा? इसके पीछे एक रीज़न था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहा है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम या स्लेव रहा है, और यही रीज़न था कि इसने अपने वंश का भी नाम गुलाम वंश रखा। जब गोरी की डेथ हो जाती है उसके बाद ऐबक ही एक ऐसा गुलाम था जो पावरफुल था, शक्तिशाली था, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके वो एक नए वंश की स्थापना कर देता है जिस वंश का नाम वो क्या रखता है? गुलाम वंश। याद रखिएगा, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। दूसरा, अगर मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं तो इसने अपनी कैपिटल या इसने अपनी राजधानी बनाई लाहौर, जो कि आज आधुनिक समय में है आपकी पाकिस्तान में। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक को हिस्ट्री में लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों लोगों की जान बख्शने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, उसे पता था कि गुलामों की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं होती, गुलामों की सिचुएशन बहुत ख़राब रहती है। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब भी किसी राजा के ऊपर आक्रमण किया तो कभी भी इसने उस राजा की प्रजा को गुलाम नहीं बनाया, ये उन लोगों को छोड़ देता था। और इसकी कुछ इसी जेनरस नेचर या उदारता के कारण इतिहास में इसे लाख बख्श का टाइटल दिया गया है, मतलब लाखों लोगों की जान बख्शने वाला। अगर मैं बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ एक महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शंस या इमारतों का निर्माण करवाया। सबसे पहले ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इसने मेहरौली में, जो कि दिल्ली के पास स्थित है, वहाँ पर एक मीनार का निर्माण करने का काम शुरू करवाया जिसे हम कहते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में 5 मंजिला है टोटल, लेकिन इसकी 3 स्टोरी, खाली 3 मंजिलों का ही निर्माण करवा पाए। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी मंजिलों का निर्माण बाद के राजाओं ने करवाया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि राजा ने कुतुब मीनार का निर्माण क्यों करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण राजा ने उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे किया। याद रखिएगा, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पे रखा गया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये एक सूफी संत थे जो मेहरौली दिल्ली में रहा करते थे, और राजा लाहौर से स्पेशल इन संतों से मिलने के लिए मेहरौली आया करते। जब राजा यहाँ पर आते तो यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा था, तो राजा की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही ऊंची मीनार का निर्माण करवाया गया ताकि नज़र रखी जा सके कि जंगल में राजा के ऊपर कोई आक्रमण ना करे। इसीलिए इस मीनार का नाम भी उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा, और जो आगे फेमस हुई हिस्ट्री में किसके नाम से? कुतुब मीनार। सेकंड, इसने भारत की पहली मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम था कुआत उल इस्लाम। याद रखिएगा, ये मस्जिद कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है, दिल्ली में ही है, मेहरौली में, और ये भारत की पहली मस्जिद थी, कुआत उल इस्लाम। तीसरा, इसने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये ऐसी मस्जिद है जिसका निर्माण खाली 2.5 दिन में कर दिया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये आपकी कहाँ पे है? मस्जिद अजमेर में। अब 1210 में राजा को चौगान, चौगान बहुत ही फेमस खेल है जिसे आज हम हॉर्स पोलो के नाम से जानते हैं। तो राजा चौगान खेलते थे, घोड़े
के ऊपर बैठ के पोलो का खेल खेलते थे। और 1210 में चौगान खेलते समय राजा डिसबैलेंस होकर के घोड़े से गिर जाते हैं, और घोड़े से गिरने के बाद 1210 में लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, राजधानी लाहौर थी, लाख बख्श के नाम से इतिहास में जाना जाता है। कुतुब मीनार, कुआत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा जैसी मंजिलों का निर्माण करवाया, और 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गई। इस वंश के दूसरे जो राजा रहे हैं, उन राजा का नाम रहा है आराम शाह। ये बेटे रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के। इन्होंने 1210 से लेकर के 1211 तक राज किया। बिल्कुल भी इतिहास की दृष्टि से पावरफुल राजा नहीं रहे हैं। आराम शाह एक बहुत ही अयोग्य राजा रहा है इतिहास में। यही रीज़न था कि 1211 में इसे हटा करके नए राजा बनते हैं इल्तुतमिश। बहुत ही पावरफुल राजा रहे इल्तुतमिश। 1211 से लेकर के 1236 तक राज किया इल्तुतमिश ने। देखिएगा, इल्तुतमिश को इतिहास में स्लेव या हिंदी में गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम इसलिए क्योंकि इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गोरी का क्या रहा है, गुलाम। इसीलिए इसे हिस्ट्री में गुलामों का गुलाम कहते हैं। ये अलग बात थी कि बाद में इल्तुतमिश से अपनी बेटी का विवाह करवा देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इसीलिए इल्तुतमिश दामाद सन इन लॉ थे किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के। देखिएगा, 1211 में इल्तुतमिश जैसे ही राजा बनते हैं, कुछ एक इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शंस या निर्माण कार्य वो करवाते हैं। जैसे मैंने बताया कि कुतुब मीनार आज आपका 5 मंजिला है, लेकिन उसमें से खाली 3 स्टोरी बनाई थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ही कंप्लीटेड कुतुब मीनार। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया, कुतुब मीनार को पूरा करवा के 5 मंजिला बनवाया, जिसे आज आप देखते हो। दूसरा, इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 कॉइन्स या उस समय सिक्के चलवाए। जैसे चांदी का सिक्का चलवाया, और एक इसने चलवाया हमारा सिक्का तांबे का। देखिएगा, तांबे का जो सिक्का होता था कॉपर का, उस सिक्के का नाम होता था जीतल, और जो चांदी का सिक्का होता था वो होता था टका। तो इसने टका और जीतल नाम के 2 सिक्के चलवाए। इसके साथ साथ इल्तुतमिश ने पहली बार दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। इक्ता सिस्टम, देखिएगा, इक्ता सिस्टम क्या था। ये गुलाम थे, इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले राजा बन जाएंगे। ये तो डेस्टिनी थी, किस्मत थी जिन्होंने इनको राजा बना दिया। इनके पास ज़मीन तो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन पैसे बहुत ही कम। यही रीज़न था कि इन्होंने अपने अंडर काम करने वाले लोगों को या अपने सैनिकों को नगद वेतन ना दे करके और उन्हें बदले में ज़मीन देनी शुरू कर दी। और नगद वेतन ना दे करके किसी को भी उसके बदले में ज़मीन दे देना ही हिस्ट्री में कहलाता है हमारा इक्ता सिस्टम, इक्ता व्यवस्था। तो उसकी शुरुआत की इल्तुतमिश ने। इससे आगे इल्तुतमिश ने एक दल बनाया जिस दल का नाम था चालीसा। देखिएगा, नाम से ही पता लग जाता है चालीसा का मतलब इसमें कितने मेंबर थे, 40। और चालीसा को इतिहास में तुर्क ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, तुर्क ए चहलगानी का मतलब क्या है कि इसने अपनी सेना में से 40 बहुत ही योग्य सरदारों को सेलेक्ट किया, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी, और एक तरीके से राजा की ये इलीट फोर्स ऐसी फोर्स थी जो राजा की सब जीतों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती थी। ये 40 वो 40 सैनिक थे जो हमेशा राजा की आर्मी में सबसे अच्छे आगे रहते थे, क्योंकि ये बहुत ही वेल ट्रेंड सैनिक थे। और इन 40 योग्य सैनिकों का दल ही क्या कहलाया, चालीसा। अगर मैं बात करूं, है ना, इल्तुतमिश की, तो भारत को में इल्तुतमिश को डोम स्ट्रक्चर का पिता कहा जाता है। देखिएगा, डोम स्ट्रक्चर को हिंदी में डोम को कहते हैं गुंबद। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे या तो कोई मंदिर हो या कोई मस्जिद हो, उसमें ऊपर एक ऐसा डोम या गुंबद बनाया जाता है। मंदिरों में भी डोम बनता है, उसके ऊपर कलश लगाया जाता है, मस्जिदों में भी होता है। इवन भारत में सुप्रीम कोर्ट, भारत की जो संसद है
है ना, राज्यसभा, लोकसभा, उसके ऊपर भी आपको डोम देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट्स या निर्माण कार्य में डोम बनाने की शुरुआत सबसे पहले की थी इल्तुतमिश ने। इसीलिए इन्हें भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। 1236 में इल्तुतमिश की नेचुरल या प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। जब 1236 में इसकी मृत्यु होती है तो उससे पहले ही राजा ने डिसाइड कर लिया था कि उसका कोई भी लड़का राजा बनने के योग्य नहीं है। तो राजा ने कहा था कि अगर मेरी डेथ होती है तो मेरी बेटी को अगली सुल्तान बनाया जाए। और आपने नाम सुना होगा रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर के 1240 तक रूल करने वाली भारत की फर्स्ट, पहली और अंतिम, लास्ट मुस्लिम महिला शासिका। ठीक है, देखिएगा, ना तो इससे पहले किसी मुस्लिम महिला शासिका ने राज किया और ना इसके बाद। रजिया सुल्तान डॉटर रही है इल्तुतमिश की। 1236 से 1240 तक राज किया। रजिया सुल्तान ने सबसे पहले चोगा धारण करना शुरू कर दिया और इसने पर्दा प्रथा की समाप्ति की। देखिएगा, पर्दा प्रथा था वेल सिस्टम। आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम लोग हैं वो हमेशा पर्दे के अंदर रहते हैं, लेकिन चूंकि ये रानी बन गई थी इसलिए इसने पर्दा प्रथा करना बंद कर दिया और ये राजाओं की तरह चोगा पहन करके लोगों के बीच जाती थी। रजिया सुल्तान ने एक गलती की इतिहास में जिसकी वजह से उसको याद रखा जाएगा। देखिएगा, रजिया सुल्तान के दरबार में एक गुलाम था जिसका नाम था याकूत, या इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन याकूत। देखिएगा, जलालुद्दीन याकूत एक गुलाम था जो किसके कोर्ट में था, रजिया सुल्तान। इसी तरीके से रजिया सुल्तान ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रखा था और एक रीजन इसके साम्राज्य का था बठिंडा, जो कि मॉडर्न डे आपका पंजाब में है। और हर रीजन का एक अपॉइंट कर रखा था सूबेदार, और बठिंडा के सूबेदार का नाम था अल्तूनिया। ये अल्तूनिया बहुत ही पावरफुल व्यक्ति रहे हैं और इसी के साथ साथ गुलाम रहे हैं इसके कोर्ट में जलालुद्दीन याकूत। रजिया सुल्तान, देखिएगा, कल का भी टाइटल था कि प्यार और जंग में सभी चीज़ें जायज़ है। रजिया सुल्तान ने भी हिस्ट्री में कुछ ऐसा ही किया। रजिया सुल्तान का अफेयर रहा है किसके साथ, एक गुलाम के साथ, जलालुद्दीन याकूत। इसने जलालुद्दीन याकूत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और इतना महत्व दिया कि इस गुलाम को बहुत ही ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाना शुरू कर दिया। और जैसे ही इसको महत्व देने की शुरुआत की रानी ने, इससे बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ अल्तूनिया, और अल्तूनिया ने बठिंडा से विद्रोह कर दिया रानी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि रानी ने एक गुलाम को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया था। और बठिंडा से विद्रोह करता करता अल्तूनिया पहुंच जाता है दिल्ली, और दिल्ली आकर के वो हत्या कर देता है जलालुद्दीन याकूत की और बंदी बना लेता है रजिया सुल्तान को। और जैसे ही वो रजिया को बंदी बना करके वापस ले जाने लगता है बठिंडा, तो बीच रास्ते में ही रजिया, जो कि एक बहुत ही पावरफुल राजनी रही है, वो कूटनीति से काम लेती है और अल्तूनिया के सामने एक प्रस्ताव रखती है। वो अल्तूनिया से कहती है कि अगर वो हत्या कर देता है रजिया सुल्तान की, तो नॉर्मल सी बात है कि उसकी आर्मी उसकी हत्या कर देगी और बदले में उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो क्यों ना वो अल्तूनिया रजिया से विवाह कर ले और वो वापस दिल्ली चलें और चल कर के रूल करें। और बठिंडा से पहले ही अल्तूनिया विवाह कर लेते हैं किससे, रजिया सुल्तान से। और जैसे ही विवाह होता है ये बठिंडा से वापस चल पड़ते हैं दिल्ली की तरफ। ये दिल्ली पहुँचे भी नहीं थे, अभी ये हरियाणा के कैथल में ही थे। और कैथल में रजिया सुल्तान के 3 भाई बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद और मसूद शाह, ये घात लगाए बैठे थे। इन तीनों को इस बात की दिक्कत थी कि इनके रहते हुए इनके फादर ने इनकी बहन को रानी क्यों बनाया, क्या ये राजा बनने के कैपेबल नहीं थे। और कैथल में रजिया के ये तीनों भाई मिलकर इसकी और अल्तूनिया की हत्या कर देते हैं। और आज भी अल्तूनिया और रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के कैथल में है। रजिया सुल्तान की हत्या के बाद और इसके सबसे बड़े भाई जो हिस्ट्री में फेमस है किसके नाम से, बहराम शाह,
वो राजा बनते हैं 1240 से लेकर के 1242 तक राज करते हैं बहराम शाह। बहराम शाह के बाद राजा बनते हैं मसूद शाह, जिनका साम्राज्य या राज 1242 से लेकर के 1246 तक रहा है। और इसके बाद राजा बनते हैं नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ने राज किया है 1240 से लेकर के 1266 तक। इतिहास में ये तीन इतने कमज़ोर राजा रहे हैं कि इन राजाओं के बारे में इतिहास में कुछ भी वर्णित नहीं है। बहुत ही वीक या कमज़ोर राजाओं में गिनती की जाती है बहराम शाह, मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद की। 1266 में नसरुद्दीन महमूद की हत्या के बाद, इसकी हत्या के बाद और एक नए राजा बनते हैं जिसका नाम था बलबन। देखिएगा, बहुत ही पावरफुल राजा रहे हैं। 1266 से लेकर के 1286 तक राज किया है बलबन ने। मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं बलबन के बारे में। बलबन जो था वो सबसे पावरफुल राजाओं में गिना जाता है गुलाम वंश के में। बलबन की एक पॉलिसी रही है जिसे इतिहास में आयरन और ब्लड शेड या हिंदी में लोह एवं रक्त रंजित नीति भी कहा गया है। लोह एवं रक्त रंजित नीति का हिंदी में मतलब होता है खून के बदले खून। बेसिकली अगर मैं बात करूं बलबन ने, तो बलबन ने हमेशा इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया। अगर किसी राजा ने उसके ऊपर अटैक किया तो राजा ने हमेशा खून का बदला खून से लिया। राजा ने कभी भी किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और बताते हैं कि इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए बलबन ने कुतुबुद्दीन ऐबक के परिवार के एक एक सदस्य को मारा और इसके बाद 1266 में वो राजा बना। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या ईर्ष्या या क्या चिढ़ रही है बलबन की? बलबन याद रखेगा, ही इज़ द मेंबर ऑफ चालीसा। ये चालीसा का सदस्य था। ये वो चालीसा थी जिसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इन 40 लोगों को एक इम्पोर्टेंट दल के रूप में बना दिया था, जिस दल का नाम था चालीसा या तुर्क ए चहलगानी, जो हमने पढ़ा है। देखिएगा, ये 40 लोग वो थे जो हमेशा राजा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर के सबसे आगे चलते थे। लेकिन राजा ने इन 40 लोगों को कभी भी महत्व नहीं दिया। यही रीज़न था कि इन 40 में से एक बलबन ये कसम ले लेता है कि वो इसका बदला इल्तुतमिश और उसके परिवार के सदस्यों से लेगा। और ऐसा ही उसने किया भी। उसने एक एक सदस्य, चाहे वो रजिया सुल्तान को मरवाना हो या उसके भाइयों को राजा बनाना हो या बाद में एक एक करके उनके भाइयों को मरवाने में भी हाथ रहा है बलबन का। कुछ चीज़ें और याद रखिएगा, बलबन जो था वो गुलाम रहा है किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, फर्स्ट। ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं गुलाम वंश के इससे पहले जो राजा बने थे नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था किसके साथ? बलबन के साथ। और उसने बलबन को एक टाइटल या एक उपाधि भी दी थी, जो टाइटल था उलूग खां। याद रखिएगा, बलबन का टाइटल रहा है उलूग खां, उलूग खां की उपाधि। उसके बाद ये टाइटल मिलने के बाद भी ये अपने ससुर की हत्या करता है और नया राजा बनता है 1266 में। राजा बनने के समय ही और ये कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें शुरुआत करता है, जैसे ये नैरोज़ फेस्टिवल की शुरुआत करता है। देखिएगा, नैरोज भारत में आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये पारसी लोगों का नववर्ष, नया साल है। इसको मनाने की शुरुआत की सबसे पहले बलबन ने। दूसरा, बलबन ने एक नई प्रथा की शुरुआत की जिस प्रथा का नाम था सिजदा। देखिएगा, सिजदा को आज हम अपनी लैंग्वेज में सजदा भी कह देते हैं। जब भी कोई राजा के दरबार में आता था तो राजा को सलाम करते हुए आता था, और जब वापस जाता था तो सलाम करते हुए ही वो वापस जाता था। ये प्रथा कहलाती थी सिजदा। आज भी कई मुस्लिम देशों में ये प्रचलन में है। और तीसरा सिस्टम जो इसने शुरू करवाया वो था पैबोस। पैबोस का मतलब होता था कि कोई भी लोग जो राजा से मिलने के लिए आते वो पोस्ट्रेट, पेट के बल लेट जाते और राजा के पैरों को चूमते थे या किस करते थे। इससे ये पता लगता था कि राजा की पोजीशन बहुत ही सर्वोपरि या बहुत ही ऊंची है। और इस कस्टम की भी शुरुआत की बलबन ने। तो बलबन ने पैबोस, सिजदा और नैरोज जैसे त्योहारों की शुरुआत की।
ये बलबन ही था जिसके समय में भारत पर मंगोल्स अटैक या हिंदी में मंगोलों के आक्रमण की शुरुआत हो गई थी। मंगोल बेसिकली मंगोलिया से आए थे, चाइना से ऊपर है। और आपने नाम सुना होगा, बहुत ही पावरफुल राजा रहे हैं मंगोल वंश के, चंगेज़ खां। तो बेसिकली इस समय मंगोलों के आक्रमण की शुरुआत हो गई, लेकिन इन आक्रमणों से आयरन और ब्लडशेड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही पावरफुल तरीके से लड़े कौन? बलबन। बलबन की डेथ हो जाती है 1286 में, और बलबन की मृत्यु होने के बाद उसका बेटा अगला राजा बनता है जिसका नाम था मोहम्मद कैकाबाद। देखिएगा, मोहम्मद कैकाबाद 1286 से लेकर के 1290 तक राजा रहा। ये इतना कमज़ोर राजा था कि ये अपने पिता की विरासत को एक लंबे समय तक संभाल नहीं पाया, और 1290 तक आते आते गुलाम वंश अपनी समाप्ति की तरफ चला जाता है। और बेसिकली ये अंतिम राजा रहे गुलाम वंश के, और इसी के समय 1290 में गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ ख़त्म हो जाती है हमारी आज की क्लास। प्लीज़, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि हम कुछ और नया करें जो आपके लिए अच्छा हो, हम क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के आएँ, या आपके और कोई भी किसी भी तरह के सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करने से हमारा मोराल और मोटिवेट बढ़ता है, और हम आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।